Hello students, welcome back to JEE classes. I am Nitanshi Singh, your CS mentor and I am teaching you discrete structures and theory of logic. So आज की क्लास में हम पढ़ेंगे relations and types of relations. ठीक है. So relations start करने से पहले हमने एक ऑपरेशन पढ़ा था लास्ट क्लास में, that is कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, आपके पास दो सेट होता है, लेट्स से सेट ए एंड अनदर सेट बी. लेट्स से इट इज ए सी बी एंड डी. ठीक है. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है. Cartesian product that is A into B is a set of all ordered pair A कॉमा बी. ठीक है. सो अगर हम ए इंटू ए क्रॉस बी कर रहे हैं, सो वी विल बी कीपिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एंड एलिमेंट्स ऑफ बी एज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द पेयर, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी. इतनी बात समझ आई. ठीक है. अगर मैं वही बोलूं कि इसको ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए करना है. ठीक है. कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें कैसे निकालना है, बी क्रॉस ए. सो क्या होगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में होंगे, विल गिव ऑर्डर्ड पेयर एज B comma A. ठीक है. where B belongs to set B and A belongs to set A. so कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी सेट आपका पहले है, हर ऑर्डर्ड पेयर में उसका एलिमेंट पहले होगा एंड जो बाद में है उसका एलिमेंट बाद में होगा. ठीक है. सो 1 2 3 4 A is 1 2 3 4 and B was A C B D. राइट. सो अगर मैं A क्रॉस B निकालूं तो हम एलिमेंट A को फिक्स करेंगे. ठीक है. A सेट के एक एलिमेंट को फिक्स करेंगे एंड उसको B के सारे एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे. ठीक है. सो इट विल बी 1 कॉमा A 1 comma C 1 comma B and 1 comma D. ठीक है. now 2 comma A 2 comma C 2 comma B and 2 comma D. then we will be fixing the third element of set A and we'll be writing it with every element of set B. 3 comma C 3 comma D and sorry it is B, it is not D, and 3 comma D. then 4 comma A 4 comma B 4 comma B and 4 comma D. इतनी चीज समझ आई. ठीक है. तो हमने क्या निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली. अब सेम मैंने बताया कि जैसे हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, वैसे ही हम बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं. बस डिफरेंस क्या होगा कि बी के एलिमेंट्स को हम फिक्स करेंगे एंड उसको सभी ए के एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे. ठीक है. सो आगे किसका एलिमेंट रखेंगे, बी का, दैट इज A1 A2 A3 A4.
ठीक है। देन सेकेंड एलिमेंट इज C1, C2, C3, C4, ठीक है। फिर B1, B2, B3, B4, ठीक है। एंड देन D1, D2, D3 एंड D4। इतनी बात समझ आ गई। तो इस समय क्या समझ आ रहा है, दैट एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B आर नॉट इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ B क्रॉस A, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्डर चेंज हो गया है। इसमें सारे एलिमेंट्स किसके पहले थे, आपके सेट A के, एंड इसमें सारे एलिमेंट्स किसके पहले हैं, सेट B के। इतनी बात समझ आ गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने पहले भी समझाया था एंड हम लोगों ने इसको दोबारा रिवाइज कर भी लिया है। इतनी बात समझ आई। नाउ मूविंग ऑन टू रिलेशंस। सो रिलेशंस आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है क्लास 11th में, राइट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी है, या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स बोल लो, ठीक है। सो व्हाट इज रिलेशन? अ रिलेशन इज अ वे टू शो रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के बीच में, ठीक है, दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन शो करता है वो कौन बताता है? रिलेशन। कि दो सेट्स आपस में कैसे रिलेटेड है, ठीक है। यही मैं ये बोल सकती हूँ कि दो सेट्स के एलिमेंट्स आपस में कैसे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी की बात करूं, देखो आई हैड 1, सेट ए में मेरे पास 1 था, 2 था, 3 था एंड 4 था। फिर सेट बी में मेरे पास ए था, सी था, बी भी था एंड डी भी था, राइट। तो ये मेरा हो गया सेट ए, ये हो गया मेरा सेट बी, ठीक। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब मैंने किया, दैट इज ए क्रॉस बी, तो क्या हुआ? ए के हर एक एलिमेंट को हमने बी के साथ मैप कर दिया, ठीक है। फिर सेकेंड एलिमेंट को भी ए के साथ, देन सी के साथ, बी के साथ एंड डी के साथ दिखाया कार्टेशियन प्रोडक्ट में, राइट। देन उसके बाद 3 को ए के साथ, सी के साथ, बी के साथ एंड डी के साथ उसका रिलेशन बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट में। देन उसके बाद 4 को ए के साथ रिलेट किया, सी के साथ रिलेट किया, बी के साथ रिलेट किया एंड डी के साथ रिलेट किया, ठीक है। सो रिलेशन बेसिकली करता क्या है? रिलेशन गिव्स द relationship between the elements of two sets। इतनी बात समझ आ गई। तो बेसिकली रिलेशन क्या करता है? दो सेट के एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट। अब मेरे पास कोई रिलेशन आर है, दैट इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब जब भी आपको ये लिखना होगा दैट रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? सेट ए के एलिमेंट, लेट से हम लोगों ने इसको डिनोट किया स्मॉल ए से, रिलेशन विद बी, ठीक है। सो रिलेशन को डिनोट करने का क्या तरीका है? ए सेट के एलिमेंट का रिलेशन बी सेट के एलिमेंट के साथ, राइट। उसके बाद a relation R from set A to set B is a subset, मतलब पूरे बड़े सेट का एक छोटा सा पार्ट
फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर हम सेट ए से सेट बी के मतलब सेट ए से सेट बी की बात कर रहे हैं, सो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लेंगे, ए टू बी, मतलब ए क्रॉस बी। एंड रिलेशन आर क्या हो गया, इस पूरे सेट में से कोई एक पार्ट, ठीक है, इस पूरे सेट का सब पार्ट क्या हो जाएगा इसका, रिलेशन। लेट्स से मैं सिर्फ एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया जिसमें मैंने लिखा दैट द कालकू, ठीक है, मैंने बोला एक रिलेशन आर है, ठीक है, जो ये बोल रहा है कि we'll be having the elements of this particular set only which starts from even number, ठीक है। तो इवन नंबर में एक तो ये आएगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, इवन हो। तो फर्स्ट एलिमेंट इवन किस किस के है, 2a 2c 2b 2d एंड देन 4a 4c 4b 4d, ठीक है। सो तो रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन ऑन दिस पर्टिकुलर सब, मतलब ये तो हो गया पूरा सेट, ठीक है, इसका सबसेट क्या हो गया, रिलेशन। पूरा सेट हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड उसका सबसेट इज आर। और वो रिलेशन क्या है, दैट एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड will be starting from an even number or the very first element of the pair would be an even number। सिर्फ उन्हीं को हमें इंक्लूड करना है, राइट। सो कौन कौन से जाएंगे, 2a 2c 2b 2d, ठीक है, एंड देन 4a 4c 4b 4d। इतनी बात समझ आ गई। तो ये क्या हो गया, रिलेशन। और ये किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, ठीक है। रिलेशन समझ आया, आई होप आया। सो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ऑलवेज। दैट मीन्स आर कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। इतनी चीज समझ आई कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिलेशन कोई छोटे से सेंटेंस में खत्म करें, सो रिलेशन क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बात यहीं पर खत्म। इतनी बात समझ आई, ठीक है। मूविंग ऑन, एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। मैंने एक सेट लिया, सेट ए 1 2 3, सेट बी एक्स एंड वाई। देन मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म किया, जैसे अभी अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ए क्रॉस बी। तो ए के सारे ही एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, एंड सेकंड एलिमेंट कौन होगा, बी के, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ए, ठीक है, मतलब एलिमेंट फ्रॉम ए कॉमा एलिमेंट फ्रॉम बी, ये होगा मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। सो 1x 1y 2x 2y 3x 3y। इतनी बात समझ आ गई। अब अगर मैं बोलूं दैट बी क्रॉस ए निकालना था मुझे, तो बी क्रॉस ए कैसे निकलेगा, x के साथ, x को फिक्स करेंगे पहले, देन a के सारे एलिमेंट्स x1 x2 x3, देन y के साथ सारे एलिमेंट ऑफ a, दैट इज y1 y2 y3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, b क्रॉस a निकालना आना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों तरीके से बता दिया। सो अ रिलेशन आर कुड बी, अब मैं उसमें कोई से भी एलिमेंट्स ले सकती हूँ। एक ये रिलेशन भी हो गया, ये भी क्या है, इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो ये क्या हो गया इसका रिलेशन। मैं चाहती तो सिंगलटन सेट भी बना सकते थे इसको। ये भी क्या हो गया, रिलेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सेट। हम चाहें तो इट इज 1x 2x 3x 3y, ये भी क्या हो जाएगा, एक रिलेशन, ठीक है, जो किसका सबसेट है, इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि रिलेशन में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हम उसके अकॉर्डिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या निकाल लेते हैं, एलिमेंट्स। बात समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं दैट
यू हैव 2 डाइस, ठीक है, 2 डाइस को आपने थ्रो किया, तो आपके पास आउटकम्स क्या आएंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। मैंने बोला ए में पहला डाइस, ठीक है, फर्स्ट डाइस, ए क्या हो गया मेरा फर्स्ट डाइस, उसके बाद बी क्या हो गया मेरा सेकंड डाइस। तो हमने 2 डाइस फेंके हैं। अब आउटकम्स की पॉसिबिलिटी क्या है ए क्रॉस बी, कि ए के साथ, मतलब पहले हमारे पास बनाया, ठीक है, पहले डाइस पे बनाया, दूसरे डाइस पर भी क्या आया होगा 1, पहले पे बनाया दूसरे पे क्या आया होगा 2, पहले पे बनाया दूसरे पे क्या आया होगा 3, क्योंकि ए पर मेरे पास कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, बी पर मेरे पास सेम नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 6, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अगर मेरे पास ए में m एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एंड बी में n एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था m इंटू एन, दैट इज mn, राइट। सो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने होंगे 6, इसके भी 6 एलिमेंट्स हैं, इसके भी 6 एलिमेंट्स है, 6 इंटू 6 36, ठीक है। सो लिख लेते हैं 36 सारे एलिमेंट्स। ठीक है, यही पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके, ठीक है। और ये कितने हो गए 36। नाउ ये तो हो गया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं बोलूं एक रिलेशन डिफाइंड है एंड दैट इज आर सच दैट वी हैव सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस A and B respectively. तो what I am saying is कि जो R रिलेशन है उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे जिसके दोनों ही डाइस पर सेम नंबर है। तो दोनों ही डाइस में सेम नंबर मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6। तो दिस रिलेशन R will contain 1 1 2 2 3 3 4 and 4, then your 5 and 5 and then 6 and 6। तो ये रिलेशन क्या हो गया इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या हो गया सबसेट, ठीक है। अब ऐसा भी रिलेशन हो सकता था दैट सम ऑफ 6 appears on both the ties, ठीक है। मतलब जो भी दो नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, दैट सम्स अप टू 6, सम्स अप टू 6, मच बेटर, ठीक है। तो दोनों ही डाइस पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम क्या आ रहा है हमारे पास 6। कौन से होंगे वो एलिमेंट्स 1 5 1 + 5 6 2 4 3 3, राइट, देन 4 2, उसके बाद
5 1। तो ये सेट भी क्या हो गया, इसका सबसेट, मतलब R1 R2 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A and B, A क्रॉस B सॉरी, एंड R1 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इतनी बात समझ आ गई कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे बनता है, ठीक है। रिलेशन समझ आया, ठीक, आगे बढ़ू। नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देन नाउ द वेरी फर्स्ट टाइप इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, सेम चीज, राइट। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, सेम, ऑलमोस्ट, राइट। सो आर रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, एक सेट ए की बात कर रहे हैं, इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ए में अगर मैं बोलूं दैट आई हैव अ सेट ए दैट इज 1 2 एंड 3, ठीक है, तो इसका रिलेशन ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, इसका रिलेशन ऐसा कुछ होना चाहिए कि ए के हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब ए का हर एक एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू देमसेल्व्स। इतनी बात क्लियर है। तो A comma A belongs to R for every element A in set A। बात समझ आई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है छोटा सा, तो रिलेशन R ऐसा होना चाहिए कि 1 खुद से रिलेटेड भी हो, 2 भी खुद से रिलेटेड हो, 3 भी खुद से रिलेटेड हो, एंड उसके बाद कितने भी कुछ भी एलिमेंट्स हो, फॉर एग्जाम्पल 2 3 हो गया, 1 3 हो गया, 3 2 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। बट आपके पास ए भी खुद से, मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट इज 1 2 3, तो तीनों ही आपस में रिलेटेड होने चाहिए, जैसे 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, ए रिलेटेड टू ए। इतनी बात समझ आ गई रिफ्लेक्सिव में। सो कंडीशन क्या है, द कंडीशन इज दैट A comma A belongs to R for all A belongs to A। अगर ये हो गया मेरा कोई रिलेशन R1, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्सिव। वहीं अगर मैं कोई एक रिलेशन R2 देखूं दैट इज 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 1 3 comma 2, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, 1 के लिए तो है, ठीक है, 2 के लिए भी है, लेकिन 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, लेकिन 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बट इट वॉज रिफ्लेक्सिव, so it is reflexive। क्यों, क्योंकि 1 comma 1 also belongs to R, 2 comma 2 belongs to R, 3 comma 3 belongs to R, ठीक है। 1 comma 1 belongs to R, 2 comma 2 belongs to R, and 3 comma 3 belongs to R, इसलिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। एंड इस इन 3 एलिमेंट्स के अलावा हमारे सेट ए में कोई और एलिमेंट है ही नहीं। बात समझ आ गई। अगर तीनों के लिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो हो रही है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नहीं तो नहीं है। बात समझ आ गई, ठीक है। फॉर एवरी, ये ध्यान रखना दैट इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी ए, ठीक है। इसमें भी 1 comma 1 था, 2 comma 2 था, 3 comma 3 था, एंड देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर सेट, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट टाइप पर, ये रिफ्लेक्सिव है।
नाउ कम्स सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी, इररिफ्लेक्सिव, सॉरी, हाँ एक सेकेंड, सॉरी. A relation R is irreflexive if no element is related to itself. अगर कोई एक एलिमेंट भी खुद से रिलेट नहीं कर पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, जिसमें हमारे पास 3,3 वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अ सेट, तो ये कौन सा हो गया, ये रिलेशन हो गया आपके पास इररिफ्लेक्सिव. मतलब द कंडीशन डज नॉट ट्रू, सॉरी, द कंडीशन डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट. इतनी बात समझ आई. So A comma A does not belong to R for every A that belongs to set A. इतनी बात समझ आ गई. अगर एक भी नहीं है आपके पास तो भी आपका रिलेशन क्या हो गया, इररिफ्लेक्सिव. ठीक है, देखो 1,1 तो है, ठीक, लेकिन 2,2 2,2 does not belong to R and 3,3 does not belongs to R. So ये कौन सा रिलेशन हो गया, इररिफ्लेक्सिव. ठीक है. सो अगर एक भी सेट आपके पास, सॉरी, एक भी एलिमेंट के लिए आपके, सॉरी, एक भी एलिमेंट आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है, सो दिस विल बिकम इररिफ्लेक्सिव रिलेशन. ये क्या हो गया, इररिफ्लेक्सिव. क्यों, 1 तो होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी, 2 भी होल्ड कर रहा है, लेकिन 3 होल्ड नहीं कर रहा. इतनी बात समझ आ गई. ठीक है, आगे बढ़े. नाउ कम्स सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ व्हेनेवर A comma B belongs to R then B comma A should also belong to R. अगर मैं बोलूं दैट A comma B belongs to relation R and B comma A should also belongs to R. मतलब अगर मेरे पास लेट से कोई सेट है, ठीक है. सो अगर मैं चेक करूं 2 and 3 बिलोंग्स टू R. ठीक है, 2 और 3 आपके पास रिलेशन R सेट में है, लेकिन मुझे क्या चेक करना है फिर, 3,2. अगर 3,2 भी है, इट इज प्रेजेंट इन द रिलेशन, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3. So we have 1, 2, 2, 1, 2, 3 and 3, 2. तो इसका भी उल्टा है हमारे पास, दैट इज 2, 1. फिर 2, 3 का भी उल्टा है हमारे पास, दैट इज 3, 2. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन. इतनी बात समझ आई. इसमें फॉर ऑल वाली कंडीशन नहीं लगती. जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट के साथ ऐसा हो, कोई एक एलिमेंट भी आपको ऐसा मिल गया तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा आपके लिए, सिमेट्रिक. इतनी बात समझ आई. ठीक है, फिर आता है एसिमेट्रिक रिलेशन. अ रिलेशन आर इज एसिमेट्रिक इफ व्हेनेवर A comma B belongs to R but B comma A does not belongs to R. ठीक है, अगर हमें एक भी पेयर ऐसा मिल गया जो A comma B एंड B comma A दोनों ही सेट A को सेट R को बिलोंग कर रहे हैं, तो वो सिमेट्रिक हो गया. लेकिन अगर हमें एक भी पेयर ऐसा नहीं मिला तो वो क्या हो गया, एसिमेट्रिक. देखो 1, 2, 3. ठीक है, सो रिलेशन R में हमारे पास दो ही एलिमेंट्स है, दैट इज 1, 2 एंड 2, 3. राइट, 1, 2 के लिए वी डोंट हैव 2, 1, ये नहीं है. ठीक है, एंड 2, 3 के लिए वी डोंट हैव 3, 2. तो ये रिलेशन क्या हो गया, एसिमेट्रिक. ठीक है, आई बात समझ. देन वी हैव एंटीसिमेट्रिक रिलेशन. अ रिलेशन R is antisymmetric if whenever both A, B and B, A
आर इन सेट ए, मतलब दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं, एंड ऑल्सो ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, सिमेट्रिक का क्या मतलब था, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, राइट। तो दोनों ही आर सेट में है, लेकिन कंडीशन कहां पर आई है, दैट ए शुड बी इक्वल टू बी, राइट। क्या कहां कंडीशन आई है, ए शुड इक्वल टू बी। सो फॉर एग्जाम्पल, मतलब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, वेयर a इज इक्वल टू b। तो वहां क्या, वहां कौन सा रिलेशन आ जाता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है a इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है। तो उसके अगर उसके ऊपर हमने एक रिलेशन लगाया 1, 1, ठीक है। अब देखो, एक कोई भी सेट है आपके पास, मतलब कोई भी पेयर है, लेट्स से 1, 1, तो ये a है एंड ये b है, राइट। दिस इज a एंड दिस इज b, a एंड b इक्वल है, ठीक है। अब 2, 2 है इक्वल, बट ये रिफ्लेक्सिव पेयर्स भी हैं। पर यहां पर अगर आप चेक करोगे, दैट इज a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, मतलब 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा, राइट। इतनी बात समझ आ गई। तो ये क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब हमारे पास सिर्फ वही एलिमेंट्स होंगे जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अगर ध्यान से समझना, देखो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या आती, दैट इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, देन b कॉमा a शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, इतनी बात समझ आई। फिर ए सिमेट्रिक क्या था, दैट इफ a कॉमा b belongs to R, then B कॉमा A should not belong to R। मतलब कोई भी एक पेयर, मतलब एक पेयर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, राइट। नाउ कंडीशन फॉर ए एंटी सिमेट्रिक इज, कि A कॉमा B belongs to R and B comma A also belongs to R if, sorry, but A should be equal to B। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा कोई सेट है जैसे 1, 2, 1 एंड 1, 2, ठीक है, ये अगर मेरे पास प्रेजेंट है उस सेट में, राइट। और भी जैसे वही सेट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 1, 2, 2, ठीक है, एंड ये हमारे पास एक रिलेशन आर है। ठीक है, तो 1, 1 है, ठीक है, एंड a इज इक्वल टू बी भी है, राइट। यहां पर भी a इज इक्वल टू बी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। लेकिन मेरे पास अगर मैं ये पेयर देखूं, a इज नॉट इक्वल टू बी आ रहा है, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल है, मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दूसरा वाला एलिमेंट है ही नहीं, ये नॉट इक्वल है लेकिन इसका पेयर नहीं है, तो वो क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक। लेकिन अगर मैं वही बोलूं कि इसका पेयर भी है हमारे पास, दैट इज 2, 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1, 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बस हमारे पास कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि a कॉमा b बिलोंग्स टू आर, b कॉमा a बिलोंग्स टू आर, बट a शुड बी इक्वल टू b। अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा a बिलोंग्स टू r एंड a एंड b आर नॉट इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। इतनी बात समझ आई, एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बीच का डिफरेंस आया समझ। ठीक है, सो एंटी, मतलब हमारे पास एक पेयर तो था यहाँ पे, दैट इज 2, 1, ठीक है, एक पेयर हमारे पास है, पर इसका कन्वर्स हमारे पास नहीं है। तो अगर इसके लिए हमारे पास ये पेयर नहीं है, सो इट इज एंटी सिमेट्रिक। बात समझ आ गई। पेयर सिर्फ किसके होंगे, जो इक्वल होंगे, दैट इज 1, 2, 2 एंड 3, 3। बात समझ आ गई। पर अगर वहीं पे इस ये वाला पेयर मिल जाता मुझे, दैट
1,2 एंड 2,1, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होता। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ो। देन वी हैव ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव इफ whenever a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, then a comma c should also belongs to r। बात समझ आई? देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन अपने पास कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल राम या रमेश कर लो, ठीक है, रमेश और सोम आर फ्रेंड्स, ठीक है, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद सोम इज फ्रेंड्स विद उमेश, कैसे दी बजी सुना, सॉरी, ठीक है। तो सोम किसका दोस्त है? उमेश का, ठीक है, ये दोनों भी आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब यहां से अगर ऐसा मैं बोल दूं दैट इफ रमेश इज फ्रेंड्स विद सोम, ठीक है, एंड सोम इज फ्रेंड विद उमेश, तो ये भी चांसेस हैं कि रमेश एंड उमेश आर फ्रेंड्स। यहां से ये भी निकल सकती है ना बात, म्यूचुअल फ्रेंड्स, राइट। तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब रमेश और सोम आपस में फ्रेंड्स बने, देन सोम और उमेश फ्रेंड्स बने, एंड इन तीनों का फिर एक ग्रुप बन गया। तो उसमें क्या हुआ कि रमेश एंड उमेश आर ऑल्सो फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गई आपके पास? ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अगर मैं इसको आपको सेट थ्योरी के बेसिस पर समझाऊं, ये तो हो गया प्रैक्टिकल, सॉरी रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर मैं बोलूं दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन B comma C also belongs to R, so A comma C should also belongs to R। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अगर A B रिलेटेड है, B C आपस में रिलेटेड है, तो A C भी आपस में क्या होंगे? रिलेटेड। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन समझ आया? फॉर एग्जाम्पल सेट ए 1 2 3, सो अगर 1 2 है, 2 3 है, तो 3 1 होना चाहिए, सॉरी 1 3 होना चाहिए, नॉट 3 1। लेट्स से मेरे पास एक सेट, एक रिलेशन है दैट 1 2 2 4 एंड 1 4, देन 3 1 2 3 3 1 1 3, सो 3 3 भी होना चाहिए, ठीक है। सो अगर मेरे पास 1 2 है, मेरे पास 2 4 है, तो मेरे पास 1 4 भी सेट में होना चाहिए, एंड इट इज देयर 1 एंड 4, ठीक है। फर्स्ट वाला पेयर फर्स्ट में रहेगा एंड सेकंड वाला सेकंड में रहेगा, ठीक है। अब 1 3 है, 3 सॉरी 3 1 है, 1 3 है, तो मेरे पास 3 3 होना चाहिए, तो 3 3 हमारे पास है। तो ये क्या हो गया मेरे पास? ट्रांजिटिव रिलेशन। So this is what? This is transitive relation। इतनी बात समझ आई? ये थे बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव का उल्टा इररिफ्लेक्सिव, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमने दो तरीके का और पढ़ा था, एसिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में हमें एक बात याद रखनी है दैट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, मतलब ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए बोथ बिलोंग्स टू सेट आर, ठीक है, रिलेशन आर, बट A should be equal to B। अगर वहां पे कोई भी कंडीशन ऐसे आ गई जिसमें A is not equal to B, तो वो क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है हमारे पास? दैट A B अगर सेट R को बिलोंग कर रहे हैं, B C अगर सेट R को बिलोंग कर रहे हैं, तो A C भी बिलोंग करेंगे। इसको मैंने आपको इस एग्जाम्पल से भी समझाया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दो थोड़े से कॉम्प्लेक्स रिलेशन, ठीक है। सो इसलिए ये बेसिक रिलेशंस आप लोगों को समझ आने चाहिए थे। तो पहला है इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, दैट इज सिमेट्रिक एंड दैट इज ट्रांजिटिव। मतलब अगर कोई रिलेशन आपकी ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इतनी सी चीज समझ आई?
तो अगर कभी भी आपके पास एक क्वेश्चन आए दैट प्रूव दिस रिलेशन एज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आप क्या क्या प्रूफ करोगे? पहले आप उसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करोगे, देन उसको सिमेट्रिक प्रूफ करोगे एंड देन उसको ट्रांजिटिव प्रूफ करोगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, देखो, एंड ऑल्सो इट डिवाइड द सेट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। तो पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लासेस। सो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? An equivalence class groups together all the elements of set, groups together all the elements of set that are equivalent to each other, that are equivalent to each other। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। सो अगर मैं बोलूं कि हम लोगों ने एक रिलेशन दिया, ठीक है, वी हैव टेकन अ रिलेशन दैट इज कि मेरे पास कुछ एलिमेंट्स ए के हैं एंड मेरे पास कुछ एलिमेंट्स बी के हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक सेट ए है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक है। अब इस पे मैं रिलेशन लगा रही हूं दैट ठीक है, a इज इक्वल टू बी मॉड 3। मतलब ऐसे कौन से नंबर हैं a और मतलब इस सेट में से एक नंबर हमें a लेना है और एक नंबर b लेना है सच दैट द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 इज द सेम। ठीक है, इस पूरे रिलेशन का क्या मतलब है दैट a and b leaves the same remainder, leaves the same remainder when divided by 3। ठीक है, so a and b leaves the same remainder when divided by 3। तो अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या रहेगा 1। ठीक है, डिवाइड होने का ही नहीं। सो मेरे पास 1 रिमाइंडर पे कौन कौन आएगा, ये मेरे पास रिमाइंडर है लेट्स से व्हेन डिवाइडेड बाय 3, तो रिमाइंडर 1 पे एक तो 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 3 0 से 0 एंड क्या बचेगा 4, 3 1 जा 3 बचा क्या 1। ठीक है, फिर एक मेरे पास आ सकता है रिमाइंडर 2। अब 2 रिमाइंडर पे मेरे पास कौन कौन बचेगा, एक तो 2 ही बचेगा एंड एक बचेगा 5, क्योंकि 3 1 जा 3 एंड बचा 2। उसके बाद एक आएगा मेरे पास 0 रिमाइंडर, और 0 रिमाइंडर पे मेरे पास क्या बचेगा 3 एंड 6। ठीक है, 3 भी पूरा पूरा डिवाइड होगा एंड 6 भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो 1 and 3 आर सिमिलर, 2 and 5 are not similar, equivalent। 2 and 5 are also equivalent, 3 and 6 are also equivalent because they leave the same remainder in this particular case according to relation R। According to relation R they are equivalent to each other because they leave the same remainder। बात समझ आई? तो ये क्या हो गई मेरे पास इक्विवेलेंस क्लास 1, इक्विवेलेंस क्लास 2 एंड इक्विवेलेंस क्लास 3। ठीक है, तो इस रिलेशन की पर्टिकुलरली मेरे पास कितनी क्लासेस बनी, 3 क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 में वो वाले नंबर थे जिसमें रिमाइंडर 1 रहता है, क्लास 2 में वो वाले नंबर थे जिनमें रिमाइंडर 2 रहता है, एंड क्लास 3 में मेरे पास वो नंबर थे जिनका रिमाइंडर 0 रहता है। इतनी बात समझ आई? सो
आई वाज टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस होना है, ठीक है, तो उसको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. पहली है रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है? दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट ए दैट बिलोंग्स टू सेट ए. उसके बाद सिमेट्रिक होना है. सिमेट्रिक का क्या मतलब है? दैट ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, देन बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर को. ठीक. उसके बाद ट्रांजिटिव भी होना चाहिए. ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है? दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो बी ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. ठीक है. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो हमारा क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैं बात करूं पैरेलल लाइंस की, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट पैरेलल लाइंस, ठीक, और मैंने शायद स्लाइड में भी वही सेम एग्जांपल लिया. हाँ, L1 कॉमा L2 ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2. मैंने पूरा नहीं लिखा, ये रहा रिलेशन R L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? रिलेशन R. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. अब देखो, इसको प्रूफ करना है. पहले मैं क्या प्रूफ करूंगी? रिफ्लेक्सिव. ठीक है. अगर मेरे पास कोई लाइन ए बी है, ठीक है, मेरे पास कोई लाइन एल है, लेट्स से मेरे पास कोई लाइन क्या है? L1 या L ले लो. ठीक है. अब L1 लाइन खुद से पैरेलल होगी नहीं होगी? ऑब्वियसली अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. ठीक है. डिस्टेंस पैरेलल लाइन कौन सी होती है? जिसका डिस्टेंस सेम होता है एंड दे नेवर मीट एट सेम पॉइंट, राइट. तो अगर L1 सिर्फ एक लाइन की बात कर रही हूं मैं, तो एक लाइन है और उसके ऊपर मैंने दूसरी वही सेम लाइन बना दी, लेट्स से L2 मैंने L1 के ऊपर ही बना दी, पर लाइन तो एक ही है ना. सो इट इज पैरेलल, लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले पढ़ी है बचपन में कभी. L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ. ठीक है. L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ मतलब L1 पैरेलल टू L1. तो ये मैं ये कह सकती हूँ कि A रिलेटेड टू A बिलोंग्स टू सेट R. ठीक है. सो रिफ्लेक्सिव हो गया ये, बिकॉज अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ ऑलवेज. इतनी बात क्लियर हुई. अब सारी ही लाइंस अपने आप में पैरेलल होंगी. ठीक है. सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. R इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन समझ आई. ठीक है. नाउ सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में अगर मेरे पास L1 इज पैरेलल टू L2, अगर L1 इज पैरेलल टू L2 हमारे पास बात से मतलब इट होल्ड्स ट्रू, सो L2 भी तो L1 की पैरेलल होगी ही. करें ना क्वेश्चन लाइंस एंड एंगल्स पे, जिसमें हम बोलते थे कि अगर ए बी पैरेलल है CD के तो CD भी पैरेलल है AB के, राइट. तो हर एक पेयर के लिए सिमेट्रिक रिलेशन भी ट्रू होल्ड होगा. ठीक है. सो R इज सिमेट्रिक एज वेल. ठीक है. अब ट्रांजिटिव अगर मैं प्रूव करूं, अगर L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3,
ठीक है, मैंने कोई 3 लाइन ले ली, L1 L2 L3, तो L1 विल बी पैरेलल टू L3, राइट। अगर मैं बोलूँ ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है एंड ये लाइन L3 है, L1 और L2 आपस में पैरेलल है, L2 एंड L3 आपस में पैरेलल है, और अगर मैं ये बीच वाली लाइन हटा दूं तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गई, पैरेलल, ठीक है। तो इट होल्ड्स द ट्रांजिटिव रिलेशन एज वेल। बात समझ आ गई। सो R इज ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, तो मेरा ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस। सो R is an equivalence relation। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, ये चीज समझ आई। ठीक है, आगे बढ़े। द लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, और जो भी सेट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम बोलते हैं पोसेट, ठीक है, करते भी। अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन अ सेट ए इज अ रिलेशन दैट सेटिस्फाई दीज प्रॉपर्टीज। जैसे इक्विवेलेंस में 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसमें भी 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है। कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें क्या प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव, देन एंटीसिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कब बोला जाएगा, जब रिफ्लेक्सिव हो रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इज द सिंबल फॉर ऑल, ठीक है। देन उसके बाद एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट ए शुड बी इक्वल टू बी। अगर कहीं पर भी ये दोनों चीजें ट्रू हो रही है कि ए कॉमा बी भी है और बी कॉमा ए भी है, बट ए एंड बी आर नॉट इक्वल, तो वहां पे वो रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। एंड द थर्ड कंडीशन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है, दैट इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। ऑल्सो द सेट that satisfies all the 3 conditions is a poset, partial order set, ठीक है। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि पोसेट क्या होता है, सो अ सेट that satisfy all the 3 conditions, कौन सी 3 conditions, reflexive, antisymmetric and transitive is known as a poset। इतनी बात क्लियर है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्लियर है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है, 1 2 4 8, ठीक है, एंड रिलेशन क्या है कि ए डिवाइड्स बी, ए किसको डिवाइड करता है, बी को, तो रिलेशन बन गया 1 डिवाइड्स 1, हाँ, 1 डिवाइड्स 2, हाँ, 1 डिवाइड्स 4, हाँ, 1 डिवाइड्स 8, ये भी पॉसिबल है, 2 डिवाइड्स 2, हाँ,
2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 8, 4 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 8, ठीक है, एंड 8 डिवाइड्स 8। तो इतने ही एलिमेंट्स आने थे रिलेशन में। अब अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, फॉर द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव टू बी ट्रू, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, देखो 1,1 भी है, बिलोंग्स टू आर, यस। कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, 1,1 भी है, 2,2 भी है, 4,4 भी है एंड 8,8 भी है, ठीक है। 1,1 भी है, इसको ना नेक्स्ट उस पर लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। मेरे पास एक सेट ए है, 1 2 4 8, एक रिलेशन है दैट ए डिवाइड्स बी, 1,1 1,2 1,4 1,8, ठीक है। देन 2,1 सॉरी 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 2,2 2,4 देन एंड 2,8, उसके बाद 4,4 4,8 एंड 8,8। यही रिलेशन सेटिस्फाई, मतलब यही सेट बनेगा रिलेशन का, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इसे क्या प्रूफ करना है? पार्शियल ऑर्डर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं चेक करूं, सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4, 1 2 4 एंड 8, 1 2 4 एंड 8। तो मेरे पास 1,1 बिलोंग्स टू आर है, यस इट इज देयर। देन 2,2 बिलोंग्स टू आर, यस। 4,4 बिलोंग्स टू आर, ये भी ट्रू है, एंड 8,8 बिलोंग्स टू आर। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, सो दिस आर इज रिफ्लेक्सिव। एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, आर इज रिफ्लेक्सिव वाली एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब आओ दूसरी प्रॉपर्टी पे, दैट इज एंटी सिमेट्रिक। अब चेक करना, देखो 1,2 है, ठीक है, लेकिन 2,1 कहीं नहीं दिख रहा, बट 1,1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड ए इज इक्वल टू बी। 2,2 भी होगा, 4,4 भी होगा एंड 8,8 भी होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि रिफ्लेक्सिव के जितने भी पेयर होते हैं वो सब एंटी सिमेट्रिक भी कहला सकते हैं, क्योंकि आपस में मतलब सिमेट्री तो दिखाते ही हैं ये, लेकिन ए इज इक्वल टू बी भी होता है। अब हम चेक करते हैं कि ऐसा तो कोई पेयर नहीं है जो ए कॉमा बी भी आर को बिलोंग करे, बी कॉमा ए बी आर को बिलोंग करे एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर मुझे ऐसा कोई एक पेयर मिल गया, ठीक है, मुझे अगर ऐसा कोई एक पेयर मिल गया जिसमें ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, और जहां ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा वहां पर ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी नहीं होगा। चेक करते हैं, 1,2 है, ठीक है, लेकिन 2,1 नहीं है, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब ए इज इक्वल टू बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद 2,4 है, लेकिन 4,2 नहीं है, और ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये भी है। उसके बाद 4,8 भी है, लेकिन 8,4 नहीं है। मतलब हमारे पास ऐसे सिमेट्रिक पेयर्स नहीं है जिसमें ए इज इक्वल टू बी, सॉरी ए इज नॉट इक्वल टू बी हो, ठीक है। अगर ये वाले सिमेट्रिक पेयर्स होते, इनमें से कोई एक भी होता ना, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होता। सो इनमें से कोई एक भी नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगी? दैट आर इज एंटी सिमेट्रिक। इतनी बात क्लियर हुई? फिर मुझे क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है? एक ही कोई भी एक पेयर निकाल लो, लेट्स से 1,2, इफ 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,4 बिलोंग्स टू आर, तो इसके अकॉर्डिंग 1,4 शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। चेक करो, यस इट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव हो गया। अगर मैं एक और पेयर चेक करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से
2,2 2,8, ठीक है, तो ये तो 2,8 है ही, ठीक। अगर मैं चेक करूं ये वाला 2,4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड 4,8 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो 2,8 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या ऐसा है? 2,8, यस इट इज देयर। तो ये क्या हो गया मेरे पास? ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव एज वेल। सो आर इज ट्रांजिटिव, मतलब मेरे पास तीनों रिलेशंस आ गए, रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो आर इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, और ये जो सेट ए है इसको हम बोलेंगे पोसेट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो इस वाले सेट को हम क्या बोलेंगे? पोसेट। आज हमने काफी सारे टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़े, ठीक है, जिसमें से कुछ बेसिक्स थे एंड 2 हमने कॉम्प्लेक्स रिलेशंस पढ़े। फॉर मतलब एग्जांपल क्या दे रही हूँ, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा और पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन पढ़ा, ठीक है। आई होप आज की क्लास आप सभी को समझ आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।